नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में छायावाद युग से संबंधित महत्वपूर्ण PYQ। क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, घटना चक्र प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम पिछले सालों के प्रश्नों को करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्हीं प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास में हम छायावाद युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, TGT PGT परीक्षा हो, NTA NET की परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? यहाँ पर छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। ये नहीं पूछा हुआ छायावाद के प्रवर्तक कौन रहे, तो ये पूछा हुआ है छायावाद शब्द का छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया। तो सही आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य मुख्य बातें, क्योंकि एक प्रश्न के साथ हम जो अन्य तथ्य भी देख लेते हैं, तो प्रश्नों को चाहे किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर अगर पूछ भी लिया जाए तो हम उसका सही आंसर दे सकते हैं। तो देख लेते हैं छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने किया, और छायावाद सिद्ध करने में पंडित मुकुटधर पांडे के श्री शारदा में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही। मुकुटधर पांडे की जो सरस्वती में प्रकाशित कविता कुकरी के प्रति को प्रथम छायावादी कविता माना गया है। यानी इनकी जो रचना है, पहली छायावादी कविता कौन सी कविता रही? मुकुटधर पांडे जी की कुकरी के प्रति इनकी पहली छायावादी कविता माना गया, एवं समस्त हिंदी साहित्य जगत में इसे स्वीकार भी किया गया। इसमें छायावाद के सभी तत्व समाहित थे। यानी इनकी इस रचना कुकरी के प्रति में जो है छायावाद के सभी तत्वों को समाहित किया गया था। सन 1916 में इनकी पहली कविता संग्रह पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ। अगर पहली कविता की बात आ जाए, इनकी पहली कविता कौन सी है? छायावादी पहली कविता कुकरी के प्रति। अगर कविता संग्रह की बात आ जाए, कविता संग्रह पूछ लिया जाए, तो पूजा के फूल। और इनकी अन्य प्रमुख जो कीर्तियां हैं वे भी देख लेते हैं, क्या पता कौन सी परीक्षा में पूछ ली जाए। तो मुकुटधर पांडे जी की कुकरी के प्रति तो मोस्टली कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी रचना है कि ये जो कुकरी के प्रति है किसकी रचना है, या छायावाद की प्रथम रचना कौन सी मानी गई है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो पूजा के फूल इनका कविता संग्रह 1916 में, कुकरी के प्रति इनकी प्रथम छायावादी कविता है। और इनके प्रमुख अन्य कीर्तियाँ देख लेते हैं। शेलबाला 1916, लक्ष्मा 1917, परिश्रम 1917, हृदयदान 1918 और मामा 1918। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, इनको आपको बार बार रिवाइज करना भाई, तभी ये आपको याद रह पाएंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। छायावाद शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किन्होंने किया? अभी हमने पढ़ा था मुकुटधर पांडे जी ने। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, छायावाद युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? यहाँ छायावाद शब्द का प्रयोग नहीं पूछा हुआ, छायावाद युग के प्रवर्तक पूछे हुए हैं, कौन से कवि रहे हैं या किस कवि को माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद। छायावाद युग का प्रयोग छायावाद युग के प्रवर्तक जो है जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं और अन्य तथ्य इससे संबंधित, इस प्रश्न से संबंधित। छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में एक लंबा विवाद भी है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे ने निराला की जूही की कली 1916 के साथ इस युग के प्रवर्तक महाप्राण निराला को मानते हैं। यानी गंगा प्रसाद जी के अनुसार पूछ लिया जाए तो महाप्राण निराला जी को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया गया। लेकिन अगर सर्वमान्य तौर पर पूछ लिया जाए छायावाद के प्रवर्तक कौन रहे, तो जयशंकर प्रसाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। छायावाद का काल 1918 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। अधिकांश विद्वान जो है, अधिकतर जो विद्वान है, प्रसाद की झरना जो रचना है 1918 में जो प्रकाशित हुई, इस युग से ही छायावाद की जो है, इस समय काल से ही छायावाद की शुरुआत मानते हैं। यानी प्रसाद की कौन सी रचना से छायावाद की शुरुआत मानी जाती है? वो रचना रही है झरना। ये आपको ध्यान रखना है। 1918 में प्रकाशित छायावाद की शुरुआत की पहली जो रचना मानी जाती है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना। चूँकि इस युग के प्रसाद का आगमन पहले हुआ,
और छायावाद की भी यहीं से शुरुआत मानी जाती है। अतः जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचना झरना के कारण ही जो है छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो छायावाद की पहली रचना जो है झरना को माना गया है। लेकिन अगर उसमें ये प्रश्न में पूछा जाएगा मुकुटधर पांडे जी की जो है छायावाद की पहली कविता कौन सी मानी गई है, तो छायावाद की पहली कविता जो है कुकरी के प्रति जो रचना रही मुकुटधर पांडे जी की वो मानी जाती है। उसमें केवल जो है छायावाद का आभास हुआ था, लेकिन पूरी तरह जो है छायावाद की जो एक तरह से लहर निकल पड़ी थी जिस रचना के द्वारा वो रही थी झरना। झरना के बाद जो है छायावादी कविताएं को लिखना की शुरुआत मानी गई है। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 5। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो आधुनिक काल में किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? वो काव्य धारा रही है छायावाद। छायावाद में रहस्यवाद की भावना हमें देखने को मिलती है। देख लेते हैं आगे। आधुनिक काल की छायावाद काव्य में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। छायावाद दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है, रहस्यवाद के अर्थ में और शैली विशेष तथा पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जब हम देखें तो 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता और भावुकता की एक लहर उमड़ी और भाव, भाषा, शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविता से इनका कोई मेल न था। आलोचकों ने इसे छायावाद या छायावादी कविता का नाम दिया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। कौन कौन सी छायावाद की विशेषताएं है ये देखते हैं हम। विशेषण विपर्य, ये बिल्कुल छायावाद के अंतर्गत रही। स्वच्छंद भावावेश, ये भी छायावाद में हमें देखने को मिला। मूर्ति विधान, ये भी छायावाद की विशेषता रही। लेकिन इतिवर्तात्मकता हमने देखी थी द्विवेदी युग के अंतर्गत, ये विशेषता हमें देखने को मिली है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से ए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है इससे संबंधित और अन्य तथ्य जब हम देखें बात करें तो छायावाद के अर्थ निर्धारण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने समिति अर्थ में एक शैली विशेष माना है जिसमें लाक्षणिक, मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध, चमत्कार, विशेषण विपर्य, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल दिया गया है। छायावाद के व्यापक अर्थ में इन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया है मतलब अर्थात समाहित किया है। और जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में स्वानुभूति की विवर्ती पर बल दिया है और छायावाद के विवेचन के प्रसंग में छायावादी प्रवृत्ति का उल्लेख मिलता है। इतिवर्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 7। चित्रात्मकता, भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है? तो चित्रात्मकता, भाषा एवं लाक्षणिक पदावली जो है इनमें से किस युग की विशेषता है ये आपको बताना है। तो ये विशेषता रही है छायावाद की। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है। छायावादी युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का जो युग है, ये मुक्तक गीत गेय तथा संगीतात्मक है। चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीक शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को संजीव और सरस बना दिया है। पर भावानुकूल छंद चयन करने में भी इन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता है और मानवीय तथा विशेषण विपर्य जैसे नए अलंकारों का उदय एवं प्रचुर प्रयोग हुआ है। भाषा खड़ी बोली को संवारने और इसमें ब्रज भाषा जैसा लोच और सरसता लाने, उनकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने का समस्त श्रेय इस युग को दिया जाता है। ये जो है छायावाद के अंतर्गत प्रवृत्ति आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या हमारी 8। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से
किसका उत्कर्ष मिलता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा अभिव्यंजना का। तो अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के काव्य की गरिमा अपरिमित है और वस्तु का मार्मिक एवं पूर्ण अंत साक्षात तभी संभव है जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म प्रसाधनों का प्रयोग कौशलपूर्ण हो। यह तथ्य भी सही है कि अभिव्यंजना साधन मात्र है, साध्य वास्तविक ही होती है। प्रसाद के काव्य में ध्वनि, रीति, गुण, वक्रोक्ति, औचित्य आदि तत्वों से युक्त होकर अभिव्यंजना ने अपना स्वरूप ग्रहण किया है, यानी अभिव्यंजना इनके काव्यों में अधिक दिखाई देती है। आशु में प्रसाद जी की अंतर भावनाओं की जैसी अभिव्यक्ति हुई है वैसी अंतरतर विरल है, यानी कि और कहीं देखने कठिन हमारे लिए जो संभव नहीं है, यानी और कहीं बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। जिस प्रकार से जो है आशु में हमने प्रसाद जी की जो रचना है आशु, उसमें अंतर भावनाओं की जो जिस प्रकार से अभिव्यक्ति की गई है वो और कहीं हमें नहीं मिलती। तो कामायनी में प्रौढ़ विद्युत्ता झलकती है। अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने में प्रसाद जी की कला अतुलनीय रही है। प्रसाद की लक्षणीयता बेजोड़ है। प्रसाद की कविताएं माधुर्य रस से भरी है। किस रस से भरी है प्रसाद की कविताएं? माधुर्य रस से भरी है। परंपरा से हटकर और ऊपर उठकर प्रसाद ने अपनी कविता की भावभूमि का निर्माण किया है। ये प्रसाद जी की काव्यों की विशेषताएं यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12 में हमने देख लेते हैं कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। जितने भी प्रसाद जी के रचनाएं हैं, खासकर कामायनी में जो कामायनी रचना में जितने भी पात्र दिए गए हैं वे कोई ना कोई किसी ना किसी के प्रतीक माने गए हैं। कौन किसका प्रतीक है उनको हम देख लेते हैं। कामायनी में श्रद्धा जो है किसका प्रतीक है ये आपको पता ही है, हृदय का। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो अन्य तथ्यों में हम देख लेते हैं। कामायनी में मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कर्मशय। मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है और ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। इसकी प्रधान जो पात्र है वो श्रद्धा रही है। काम की पुत्री होने के कारण उसका नाम कामायनी भी है। और प्रसाद जी ने इस गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए अपने महाकाव्य का जो नाम है वो कामायनी रखा। इसकी कथा का आधार ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत माना जाता है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कामायनी का जो आधार ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ये जो 4 ये आधार ग्रंथ रहे हैं कामायनी के, ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत, ये कामायनी के आधार ग्रंथ माने गए हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या हमारी देख लेते हैं 12। कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक अभी हमने पढ़ा था हृदय। कामायनी की जो श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14। जयशंकर प्रसाद की किस कीर्ति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरण कर दिया है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना रही है पथिक। पथिक को पहले खड़ी बोली में और फिर बाद में जो है ब्रज भाषा में, पहले ब्रज भाषा में और बाद में जो है खड़ी बोली में जो है रूपांतरित कर दिया है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित भी अन्य तथ्य। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक 1913 पहले ब्रज भाषा में थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में निरूपांतरित कर दिया, यानी बदल दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया। आशु में 64 छंद और जोड़ दिए गए। और अन्य तथ्य हम देख लेते हैं इससे महत्वपूर्ण। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। कई बार जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं उनको क्रम वाइज लगाने को भी दे दिया जाता है और कई बार जो है इनकी रचनाओं को पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है, या फिर इनका रचना
का जो सन भी कई बार पूछ लेते हैं इनका। जयशंकर प्रसाद की इस रचना का प्रकाशन वर्ष का क्या रहा, तो इनको आपको सन वाइज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। उर्वशी 1909 ईस्वी में, वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या का उद्यान 1910, शोकोच्छ्वास जो रचना है वो भी 1910, फिर है वसु वाहन, एक मिनट भाई थोड़ा ये दिखाई नहीं दे रहा, वैभ्रू वाहन जो रचना है इनकी वो है 1911, फिर है कानन कुसुम 1913, करुणालय 1913, महाराणा का महत्व 1914, इम्पोर्टेंट रचना है महाराणा का महत्व, कई बार पूछी जाती है। फिर है झरना 1918, झरना का भी समय जहाँ से जो है छायावाद की जो है शुरुआत मानी गई है, जिस रचना से छायावाद की शुरुआत मानी गई है वो है जयशंकर प्रसाद की झरना। फिर है आंसू, आंसू का कई बार सन पूछा जाता है तो 1925 ये आपको ध्यान रखना है। लहर 1933, कामायनी 1935, झरना, आंसू, लहर, कामायनी इनको कई बार क्रम वाइज लगाने को दे दिया जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या हमारी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या, एक सेकंड भाई, प्रश्न संख्या हमारी 15 देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे, इसी पेज पे है भाई, देख लेते हैं। तो आशु है, आशु एक प्रकार का किस प्रकार का काव्य है ये पूछा हुआ है। तो मुक्तक काव्य संकलन है, या ऐतुकांत काव्य है, या प्रबंध काव्य है, या इनमें से कोई नहीं। आशु जो है ये आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसू एक विरह काव्य है। इनमें प्रेमी की अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है। स्मृति के रूप में प्राय 3 वस्तुओं का उल्लेख है, प्राय प्रिय के शरीर, सौंदर्य और प्रेम कुंभ की मदिरा तथा निश्वास मलय के झोंके। इस प्रकार से आंसू में आपको देखने को मिलेंगे। 3 वस्तुओं का उल्लेख इसमें दिखाई गया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 16। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16 में जयशंकर प्रसाद की कीर्तियाँ किस विकल्प में है। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो कीर्तियाँ हैं वो है झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी और शकुंद गुप्त। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी की ये कीर्तियाँ हैं। संध्या गीत आप सभी को पता है महादेवी वर्मा की है, और इस प्रकार से जो ये अन्य ऑप्शनों में कीर्ति दी गई है भी ये अन्य लेखकों की है, दूसरे लेखकों की है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें पंत की कीर्तियाँ दी हुई है, इसमें निराला जी की दी हुई है, तो इस प्रकार से जो है इसमें महादेवी वर्मा जी की कीर्तियाँ दी हुई है। तो आपको जयशंकर प्रसाद जी की कीर्ति आपको देखनी है। तो झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी और शकुंद गुप्त जो है जयशंकर प्रसाद जी की कीर्तियाँ हैं। तो देख लेते हैं, विकल्प भी हमारा सही होगा। जयशंकर प्रसाद जी की कीर्तियाँ दी हुई है तो मैंने आपको बताया ही है, तो ऑप्शन में भी कोई डिटेल नहीं है, तो सिर्फ इतना बताया है। निर्जा संज्ञा गीत, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, ये सभी कीर्तियाँ जो है महादेवी वर्मा जी की है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ध्रुवस्वामिनी, शकुंद गुप्त, ये सभी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की है। उसके बाद परिमल, गीतिका, प्रबंध, पद्य और तुलसीदास, ये निराला जी की कीर्तियाँ हैं। पल्लव, गुंजन, युगवाणी और ग्राम्य, ये जो है पंत जी की कीर्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। एक सेकंड भाई, प्रश्न संख्या 17 पर आ गए हम, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कीर्ति के लेखक जयशंकर प्रसाद जी नहीं है। इनमें से कौन सी कीर्ति जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, ये आपको बताना है। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद जी की है, ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की है, और तितली भी जयशंकर प्रसाद जी की है। तो चारू चंद लेख जो है जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। तो देख लेते हैं आगे, बढ़ते हैं। चारूचंद किसकी है, जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चारूचंद हजारी प्रसाद द्विवेदी की और अन्य रचनाएं है बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, कुटुज, विचार
प्रवाह और अशोक के फूल। उसके बाद कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क आदि जो रचनाएं हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। उसके बाद कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, तितली और प्रसाद जी की रचनाएं है। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, तितली, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को आपको अलग अलग ध्यान रखना है, कौन सी रचना हजारी जी की है और कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की। बढ़ते हैं आगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जब हम बात करें, कबीर नामक कीर्ति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। जिस रचना पर जो भी पुरस्कार दिया गया है वे अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो हर एक पुरस्कारों का आपको पता होना चाहिए कौन सी रचना पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो कबीर जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, इस रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी कीर्ति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इनमें से जो है दीपशिखा जयशंकर प्रसाद की नहीं है। जयशंकर प्रसाद की नहीं है तो ये किसकी है? ये है महादेवी वर्मा की। महादेवी जी की ये कीर्ति है। कानन कुसुम, झरना और कमायनी, तीनों की तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो देख लेते हैं, दीपशिखा जयशंकर प्रसाद जी की कीर्ति नहीं है बल्कि महादेवी वर्मा जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कानन कुसुम, वन मिलन, प्रेमाश्रय, प्रेम पथिक, रघुवंश कमाल, छोटा जादूगर, आदि अंदौरी का जो मोह, आंधी और अदौरी का मोह, ये अलग अलग रचनाएं भाई, ये इनकी आंधी और फिर है अदौरी का मोह, फिर है अपराधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, गुंडा और आकाशदीप, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? तो यामा, दीपशिखा और नीरजा ये महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। लेकिन आंगन के पार द्वार जो है अज्ञे की रचना है, महादेवी की जी नहीं है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आंगन के पार द्वार महादेवी की रचना नहीं बल्कि सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की है। अज्ञे की प्रमुख रचनाएं अरि ओ करुणा प्रभा में, हरी घास पर क्षण भर, इंद्र धनुष रोंदे हुए, ये अपूर्वा, सुनहले सेवाल, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी, इत्यालम, चिंता, पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ, पहरे नहीं है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ इत्यादि जो रचनाएं हैं ये किनकी है? अज्ञे जी की है। अज्ञे जी की भी रचनाएं काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं सभी, आपको बार बार इनको रिवाइज कर लेना है। तो देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जब हम बात करें तो महादेवी की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा तथा हिमालय इत्यादि ये महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हैं। निहार महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है जिसमें 47 गीत संकलित है। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन चार कवियों को वह चतुष्टय के नाम से जाते हैं। ये चार कवि रहे हैं प्रमुख, छायावाद के 4 स्तंभों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन माने जाते हैं? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित भी किया है। इन्हीं की रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। कई बार ये पूछ लिया जाता है चांद पत्रिका में किसकी रचनाएं, निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं को सबसे पहले प्रकाशित किया गया? तो सर्वप्रथम जो महादेवी वर्मा जी की रचनाएं चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। काव्यात्मक प्रतिभा के नए
काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें सकेसरिया व मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दोनों पुरस्कार प्राप्त है महादेवी वर्मा को, भारती और ज्ञानपीठ, और यामा रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है किस रचना पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है, तो इनकी रचना है यामा। इन पर इन्हें जो है 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। जन्म जो है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। ये एक कुशल चित्रकार भी रही है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 नहीं 20। तो 20 प्रश्न संख्या पर हम पहुंच गए। तो निहार की रचना किसने की? तो निहार की रचना जो है इनमें से महादेवी वर्मा जी ने की। आप सभी को पता है निहार, रश्मि, निर्जरा, सांध्य गीत, ये सभी महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं रही है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा माना जाता है? तो निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन माना गया है। सप्तपर्णा किसकी कीर्ति है? सप्तपर्णा भी आप सभी को पता है महादेवी वर्मा जी की कीर्ति है। कौन सा कवि छायावादी कवि नहीं है? तो इनमें से कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो सूफी कवि जायसी जी जो है छायावादी कवि नहीं है। निराला, पंत प्रसाद और महादेवी वर्मा ये सभी जो है छायावाद कवियों में शामिल है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 24, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मरम अभिव्यक्ति अधिक है? तो छायावाद के प्रमुख कवियों में किन में से जो है गीतों की मधुर वेदना की मरम अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है, वो रही है महादेवी वर्मा जी। उसके बाद बात करें आगे, देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना मरम अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। उसमें विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणयवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। इन्होंने जो है अनुभूति को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया है। महादेवी ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया है। सामाजिक जीवन के प्रसंग में तो वे अथक और अमर साधना में विश्वास करती हैं। उन्हें अमरों के लोक की कामना नहीं है। वे तो मिटने के अधिकार को ही बनाए रखना चाहती है। अपनी पीड़ा का वर्णन इन्होंने इन शब्दों में किया है, अमरता उसमें मानती है मरण त्योहार। तो ये जो है इस पंक्ति के अंतर्गत इन्होंने जो है अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार से अगर ये पंक्ति पूछ ली जाए किसकी है, तो ये पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है। महादेवी वर्मा ने जो दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के अंदर ही जो व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया है, और उन्होंने सामाजिक जीवन के प्रसंग में तो वो है ये अथक और अमर साधना में विश्वास रखती है, यानी कि अमरों के लोक की कामना नहीं है। वे तो मिटने के अधिकार को बनाए रखना चाहती है। अपनी पीड़ा का वर्णन जो है उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। इम्पोर्टेंट तथ्य है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं भाई। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? तो केवल सूक्ष्म सौंदर्यता का जो राग कहकर छायावाद का विरोध करने वाली जो कवयित्री रही है वो महादेवी वर्मा जी रही है। तो छायावादी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि छायावाद शुतुल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है और छायावाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म या
वर्गगत सिद्धांतों का संचयन न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतन और सूक्ष्मगत सौंदर्यता की ओर जागरूक कर दिया है और इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया है। अतः स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 26। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो कथन है ये महादेवी वर्मा जी की प्रमुख पंक्ति रही है। ये कथन महादेवी वर्मा जी का है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य। महादेवी वर्मा का दुखांतवाद किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना में संतृप्त रहा है और वे जब से अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली दीपशिखा से करती हैं तो वहीं अध्यात्म साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। जिस प्रकार जो है घड़ा, एक सेकंड भाई, जिस प्रकार से जो है घटा स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है, यह दीपक स्वयं जलकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता रहता है। और उसी प्रकार महादेवी वर्मा स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद व मंगलमय बनाना चाहती है। वे कहती है दुखवती निर्माण, देख लेते हैं। वे कहती है कि दुखवती निर्माण उन्मत्त ये अमरता नापते पद बांध देंगे अंक संस्कृति से सिमिर में समर्पण बेला। जो ये पंक्ति है ये महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है आधुनिक मीरा के रूप में प्रसिद्ध हुई महादेवी वर्मा जी। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न है। प्रश्न इससे संबंधित अगर हम तथ्य देखें तो देख लेते हैं। जिस प्रकार मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया, वही समर्पण भाव महादेवी वर्मा जी की कविताओं में हमें देखने को मिलता है। अतः महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। काव्य शिरोमणि निराला जी उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया है। तो निराला जी ने महादेवी वर्मा को क्या कहा है? हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती। तो हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती या हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा किसने महादेवी वर्मा जी को संज्ञा दी है? निराला जी ने। तो बढ़ते हैं और आधुनिक युग की मीरा तो कहा ही जाता है। बढ़ते हैं आगे अन्य तथ्य पर देख लेते हैं। अगले प्रश्न पर हम जब देखें तो प्रश्न संख्या 28। तेरी वैभव देखो या जीवन की कर्तन देखो, ये जो पंक्ति है ये किसकी है? ये भी महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध पंक्ति रही है। केंद्रीय विद्यालय पीजीटी हिंदी में पूछा गया प्रश्न है। तो तेरा वैभव देखो या जीवन का कर्तन देखो, यह पंक्ति महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित दुविधा शीर्षक कविता से ली गई है। महादेवी वर्मा ने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह गीत को ही बनाया है। तो इस कविता में जो है इन्होंने ये कविता का माध्यम क्या रहा है? गीत। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 29। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? तो निराला की कविता राम की शक्ति पूजा कविता पर सर्वाधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है कीर्तिवास रामायण का। तो कीर्तिवास रामायण जो कि कीर्तिवास रामायण जो कि एक कीर्तिवास विद्वान हुए हैं, उन्होंने कीर्तिवासी रामायण की रचना की। कीर्तिवास रामायण का आधार जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य की रचना की है। निराला ने कथा में परिवर्तन तो नहीं किया लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य में अंतर्द्वंद से जोड़ दिया है और निराला की कविताओं का भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर
एक सेकंड भाई। राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता है। इसमें अपने सर्जक के नेतृत्व के समीतम पहचान का प्रतिफलन है। यह राम काव्य कम निराला की रचनात्मक संशय, संघर्ष एवं आत्म बलिदान की कहानी अधिक हमें लगती है। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न पर पहुंच गए। प्रश्न संख्या 30। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ये आप सभी को पता है। तो अभी हमने पढ़ा था कीर्तिवासी रामायण, जो कीर्तिवास रामायण जो कि कीर्तिवासी जी द्वारा लिखी गई रचना है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रानंदन पंत जी रहे हैं। इस रचना पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो देख लेते हैं इनसे संबंधित और अन्य तथ्य। कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रानंदन पंत। बचपन का नाम गोसाई दत्त। पंत जी ने की अन्य जो रचनाएं हैं वे है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, वाणी, चिदम्बरा, पतझर, एक भाव, क्रांति, गीत, हंस, शंख, ध्वनि, किरण, वीणा, समाधिता और ग्राम्य। ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं पंत जी की। ये भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि पंत से संबंधित भी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती है। जितने भी प्रमुख छायावादी कवि रहे हैं उनसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा देखने को हमें मिलते हैं। तो इससे संबंधित और अन्य तथ्य देख लेते हैं। पंत जी से संबंधित लोकायतन एक प्रबंध काव्य है पंत जी द्वारा रचित। लोकायतन इनकी जो रचना है वो किस प्रकार का काव्य है? वो एक प्रबंध काव्य है। ये आपको ध्यान रखना है। 1960 में पंत को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। लोकायतन पर सोवियत और चिदम्बरा पर जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और चिदम्बरा पर जो है सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में जो है पंत जी को ही दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। किस साहित्यकार को जो है हिंदी साहित्यकार को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजित किया गया? वे रहे हैं सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें जो है इनकी रचना सुमित्रा जो है चिदम्बरा पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और लोकायतन पर इन्हें सोवियत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत जी को जो रचना है ग्राम्य का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। पंत की ग्राम्य में जो है गांव की विविध समस्याओं का आकलन भी किया गया है। युगवाणी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया गया है। और पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा की रचना 1916 ईस्वी में की। गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए पंत जी की पहली कविता कौन सी है तो वो है गिरजे का घंटा। और अंतिम काव्य संग्रह पूछ लिया जाए तो गुंजन। ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 32। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? तो चिदम्बरा के रचनाकार अभी हमने पढ़ा है चिदम्बरा पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। तो चिदम्बरा के रचनाकार जो है सुमित्रानंदन पंत जी रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा पंत के जी की ग्राम्य कीर्ति का संबंध किससे है? तो ग्रामीण परिवेश से है। अभी हमने पढ़ा है। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 34। लोकायतन के रचयिता कौन है? लोकायतन के रचयिता भी जो है पंत जी रहे हैं, जिस रचना पर इन्हें सोवियत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 35। पंत की पहली रचना कौन सी है? तो अभी हमने पढ़ी थी गिरजे का घंटा पंत जी की पहली रचना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36। सुमित्रानंदन पंत का प्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ पल्लव में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो इससे संबंधित तथ्य भी दिया हुआ है। तो पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम जो है प्रकाशित हुआ। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37। और
अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत जी रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया है। फिर भी उनकी रचनाओं का अरविंद दर्शन की गहरी छाप है और अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में परिवेशित हो जाता है। कला और बूढ़ा चांद, रश्मि बंद और गीत हंस, स्वर्ण चक्र, समाधिता जैसी रचनाओं पर उन्हें अरविंद दर्शन की जो स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 38। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल की अंतिम दौर में प्रगतिवाद के मौलिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ है? तो अभी हमने पढ़ा, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? ये कवि हुए सुमित्रानंदन पंत। अभी हमने पंत जी की अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाओं को भी देख लिया था, तो देख लेते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 39। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन रहे हैं? तो फिर वही प्रश्न, तो सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से बहुत से प्रभावित थे, यानी कि सुमित्रानंदन पंत यहाँ आएगा डैश में, तो बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित रही है सुमित्रानंदन पंत। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल याद हो गया होगा, क्योंकि अगर एक तथ्य के साथ हम बार बार तथ्यों को जब रिवाइज करते हैं तो आपको जो वे तथ्य बिल्कुल याद हो जाते हैं, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। और भाई वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कहीं ना कहीं परीक्षा में आप लोगों को हेल्प करेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक दूसरे से दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य किया करो। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। हर रोज़ हमारी हिंदी साहित्य से संबंधी एक क्लास अवश्य होती है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। पल्लव पंत की रचना है, बिल्कुल है। और लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत जी की जो रचना है लोकायतन, ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है, बिल्कुल सही है। पर पंत जी भारतेंदु युग के कवि है, ये आप लोगों को पता ही है। छायावाद के प्रमुख 4 सतमों में से एक कवि माने जाते हैं पंत जी, तो प्रसिद्ध कवि रही है छायावादी कवि। तो देख लेते हैं इससे संबंधित तथ्य। सुमित्रानंदन पंत भारतेंदु युग के नहीं बल्कि छायावाद युग के प्रमुख कवियों में शामिल है और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। पंत काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण मिलता है। आशु की बालिका, पर्वत प्रदेश की प्रवास आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर चित्र विद्वान है। आंसू की बालिका किसकी है? पंत की। ये आपको ध्यान रखना है। केवल आंसू आ जाए तो जयशंकर प्रसाद 1925 की रचना है, लेकिन आंसू की बालिका पंत जी की। इस प्रकार से आपको एक एक तथ्यों को समझते हुए चलना है। तो पर्वत प्रदेश में प्रवास आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर, एक सेकंड भाई, प्रकृति के मनोहर चित्र विद्वान है। इसमें कवि की जन्मभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वैभव दिखाई देता है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पंत की प्रकृति के सुकुमार कवि रहे हैं। और पल्लव 1928 में पंत की रचना है लोकायतन, इनका महाकाव्य की श्रेणी में आने वाली रचना है, जिस पर इन्हें सोवियत पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है? तो इनमें से किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? इनमें कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी महाकाव्य है, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी भी महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त का जो है
जो वो साकेत रचना है वो भी महाकाव्य है, लेकिन पल्लव की जो ये पंत की जो रचना है पल्लव, ये महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता। तो देख लेते हैं, पल्लव महाकाव्य नहीं है। यह 1928 ईस्वी में रचित सुमित्रानंद पंत का आरंभिक काव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य। प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का। उसके बाद जो है साकेत 1931 का जो मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 44 प्रश्न संख्या में देख लेते हैं हिंदी साहित्य में महापुराण कवि के लिए प्रयुक्त होता है। महापुराण जो है किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? आप सभी को पता है, निराला जी के लिए प्रयुक्त होता है, कहा जाता है महापुराण निराला। तो हिंदी साहित्य में महापुराण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। निराला जी ने स्वच्छंदतावादी विचारधारा के साथ बड़ी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं चतुरी चमार, बिल्लेसुर बकरीहा आदि प्रस्तुत भी की हैं। ये आपको ध्यान रखनी है दोनों रचनाएं, क्योंकि निराला जी की ये काफ़ी बार पूछी जाने वाली है। ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा वही प्रश्न संख्या देख लेते हैं, और अन्य तथ्य भी देख लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित, निराला जी से संबंधित। निराला जी ने अपनी विवाहित पुत्री के निधन से विशुद्ध होकर के स्रोत स्मृति की रचना की है। तो स्रोत स्मृति की रचना निराला जी ने किसके ऊपर लिखी है, यानी किसकी स्मृति में लिखी गई है? तो स्रोत स्मृति इन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखी है। तो निराला जी की जो कोलकाता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार भी संभाला, यानी कोलकाता में जो है रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का जो कार्यभार संपादन भार किन्होंने संभाला? निराला ने संभाला। इसके बाद मतवाला के संपादन मंडल में भी ये सम्मिलित हो गए, और जो है सुधा पत्रिका में भी इन्होंने काम किया था। लखनऊ में गंगा पुस्तक माला का संपादन करने के साथ सुधा के संपादकीय ये लिखने लगे। उसके बाद बात करें आगे। निराला की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना और आराधना, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। परिमल में गीत भी है। निराला की जो रचनाएं हैं किस में गीत है? परिमल में। और जिस प्रकार से महादेवी वर्मा ने भी अपनी रचनाओं में जो है गीतों को शामिल किया था, उसी प्रकार निराला ने भी कुछ रचनाओं में जो है गीत लिखे थे। तो इसमें किस में है गीत? परिमल में। और मुक्तक छंद भी है। मधुर भावों की अनुप्राणित प्रणय गीत भी हमें देखने को मिलते हैं। और गीतिका मुख्यतः श्रृंगारिक रचना है। निराला की जो गीतिका है ये एक श्रृंगारी रचना है। इनकी अत्यधिक समर्थ काव्य रचना राम की शक्ति पूजा और शोक गीत जो है इनके स्रोत स्मृति है। और पंचवटी प्रसंग काव्य की रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की। उसके बाद पंचवटी नाम से एक रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने भी की हुई है। तो पंचवटी प्रसंग आ जाए तो महापुराण निराला जी की रचना मानी जाती है। केवल पंचवटी आ जाए तो जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। उसके बाद बात करें आगे। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन रहे हैं? तो अभी हमने पढ़ा था निराला जी के संबंध में पंचवटी रचना की है वो है निराला जी। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो अनामिका जो काव्य है ये भी जो है निराला जी की प्रसिद्ध रचना रही है। बढ़ती हैं आगे। परिमल किस कवि की रचना है? तो अनामिका, परिमल, गीतिका ये सभी रचनाएं निराला जी की हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 48। प्रश्न संख्या जब हम 48 की बात करें तो गीतिका के रचनाकार का नाम बताइए। तो हमने पढ़ा था निराला जी
ने जो है गीतिका रचना की भी रचना की है। तो निराला का जन्म कहाँ हुआ? तो निराला का जन्म बंगाल में हुआ। देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य। स्वतंत्रतावादी विचारों वाले कवि जो है निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी में महिषादल राज्य मेदिनीपुर बंगाल ग्राम में हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है भाई, ये शायद यहाँ पर या तो थोड़ी सी यहाँ पर मैं इसको 1899 में करना चाहूँगी, क्योंकि कहीं कहीं किसी पुस्तक में आपको 1896 देखने को मिलेगा निराला का जन्म, कहीं आपको 1897 में भी देखने को मिलेगा 1897 में, सॉरी भाई, और कहीं कहीं आपको जो है 1899 में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ऑथेंटिक पुस्तकों की बात करें तो वहाँ पर हमें 1899 में ही जो है इनका जन्म देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा आप किसी ऑथेंटिक बुक्स में या NCERT की बुक में आप चेक कर सकते हो कि निराला का जन्म क्या दिया हुआ है। तो मुझे तो 1899 में लगता है, और आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। महिषादल राज्य मेदिनीपुर बंगाल नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ 21 फरवरी 1899 में कहूँगी मैं भाई। इनका जो पैतृक गृह उन्नाव जिले के गढ़कोइला गांव में हुआ। इनके पिता का नाम रामस्या त्रिपाठी था, पत्नी का नाम मनोहरा देवी। पत्नी का भी नाम ध्यान रखना है, इनकी मनोहरा देवी इनकी पत्नी का नाम है। 15 अक्टूबर 1961 में इलाहाबाद अब प्रयागराज में इनका जो है निधन भी हो गया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 50। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? तो साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध जो है निराला जी का ही हुआ। निराला को केवल व्यक्ति के रूप में परिस्थितियों का तीव्र विरोध ही नहीं सहन करना पड़ा, वरन कवि के रूप में भी इनका प्रबल विरोध हुआ है। इसका प्रधान कारण तो इनकी मौलिकता है, जो कवि के दीप्त अहंकार की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। 1916 में जूही की कली का प्रकाशन युग के साहित्य चेताओं के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया। इसमें व्यक्त प्रेरणा केली के चित्र को मुक्त छंद में शक्तिशाली शिल्प दोनों ही तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खाती, किंतु निराला अपनी धुन के पक्के और फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उनकी जो सबकी उपेक्षा की उनके काव्य का आरंभ से ही विविधता से दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से जो निराला जी की जो कविता है जूही की कली 1916 में जो ये रचना इन्होंने प्रकाशित कराई, तो ये एक बार तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे सरस्वती पत्रिका में छापने से भी जो है प्रकाशित करने से भी जो है इनकार कर दिया था, क्योंकि इसमें जो है उन्होंने बताया कि निराला ने इसे में अश्लीलता का पुट भरा हुआ है, तो इसलिए इस पत्रिका को जो है नहीं छापा गया सरस्वती पत्रिका में। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि निराला ने केवल जो अपने व्यक्तिगत जीवन में ही व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि साहित्यिक जीवन में भी काफ़ी सारे जो है जो विरोधाभास परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 51। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? तो परिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम, जो ये पंक्तियाँ है ये राम की शक्ति पूजा से ली गई है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित तथ्य। उपयुक्त पंक्तियाँ जो है राम की शक्ति पूजा से निराला द्वारा रचित रचना से ली गई है। इनमें कवि ने राम रावण युद्ध का वर्णन करते हुए धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है। राम धर्म के प्रतीक है और रावण जो है अधर्म तथा राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 में की गई। देख लेते हैं निराला की लंबी कविता। निराला की लंबी रचना या कविता कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसी और कुकुरमुत्ता, ये जो सभी रचनाएं हैं निराला की जो लंबी कविताओं में शामिल हैं। निराला के उपन्यास कौन कौन से हैं? अप्सरा, अलका, प्रभावी, निरुपमा, उच्च श्रृंखला,
उच्च श्रृंखलता और काले कारनामे, पुराण कथा और महाभारत, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं निराला जी के। अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा इनमें जो प्रमुख हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद बात करें आगे निराला के निबंध संग्रह। निराला के निबंध संग्रह में हम बात करें प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिभा, बंग भाषा का उच्चारण, प्रबंध पद और प्रबंध प्रतिभा, चाबुक चयन, संघर्ष आदि इनके प्रमुख निबंध संग्रह रहे हैं। निराला के अनुवाद कौन कौन से रहे हैं ये हम देख लेते हैं। आनंद मठ, विश्व विवर्ष और कृष्णकांत का बिल, एक सेकंड भाई, कृष्णकांत का बिल। उसके बाद है अगली कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज रानी, देवी चौधरानी और चंद्रशेखर रजनी, श्री राम कृष्ण वचनामृत और भारत में विवेकानंद राजयोग, ये सभी रचनाएं जो है निराला की अनुवाद रचनाएं मानी जाती है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 52 प्रश्न संख्या पर पहुंच गए भाई, एक सेकेंड। आज की क्लास थोड़ी भाई लंबी हो सकती है क्योंकि छायावाद जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधुनिक काल के अंतर्गत, और अपने आप में जो है काफ़ी सारे जो रचनाएं वो है काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो अपने आप में ये एक तरह से इम्पोर्टेंट रचनाएं है, इम्पोर्टेंट कवि शामिल है। तो थोड़ा सा लंबा है, तो देख सकते हो आप कितने सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में छायावाद से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है, आज 1 घंटे से ज़्यादा हो सकती है। देखती हूँ तो रात को अपलोड करूँगी इस वीडियो को, क्या होगा, अपलोड होगी नहीं होगी देखते हैं। पर हमारा काम है पढ़ना, लगातार चलते रहना, निरंतर अभ्यास करते रहना। तो इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 पर। तो निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन लंबी कविता है? तो इनमें से कौन सी लंबी कविता है निराला की कविताओं में? अभी हमने पढ़ा था निराला की जो लंबी कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं है। नहीं पर आपको ध्यान रखना है भाई, मैंने भी थोड़ा सा बाय मिस्टेक कर दी यहाँ पर, तो बाद में ध्यान आया। तो पूछा क्या गया परीक्षा में, अगर नहीं शब्द आप लोगों को नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, प्रश्न गलत होने की अधिक संभावना हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है कि प्रश्न में पूछा गया है, क्योंकि जब मैंने राम की शक्ति पूजा पर यहाँ निशान लगाया तो मुझे कुकुरमुत्ता भी दिख गया था। तो मुझे पता था कि कुकुरमुत्ता भी एक लंबी कविता है। तब मुझे थोड़ा सा जो है नहीं पर ध्यान गया कि यहाँ प्रश्न में पूछा क्या गया है। इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ, जब आप प्रश्न को पढ़ो तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको ये समझ जाए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा हुआ है निराला की लंबी कविता कौन सी नहीं है। तो भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, इनमें से जो है राम की शक्ति पूजा ये तो लंबी कविता है इनकी। तो कुकुरमुत्ता और सरोज स्मृति भी इनकी लंबी कविताओं में शामिल है, लेकिन भिक्षुक जो है इनकी लंबी कविता नहीं है। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 53। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो निराला की जो कविता है बादल राग, उसका संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। बढ़ते हैं आगे। निराला की बादल राग परिमल से अवतरित है, यह वातावरण प्रधान रचना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण किया है। इसमें मुख्यतः ध्वनि, नाद और रूपक के माध्यम से शुद्ध और विपल का रचनात्मक वातावरण तैयार किया है। रचनात्मक ही उसकी अंतर्दृष्टि है। विधवा, दीन और भिक्षुक में सहने के माध्यम से जिस करुणा का सर्जन किया था, वह बादल के गर्जन, तर्जन, विप्लव और प्रहार में बदल गई। इसी आधार पर निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 54। बादल राग के रचयिता कौन है? तो बादल राग जो रचना है उसके रचयिता कौन माने जाते हैं? तो बादल राग के रचयिता है निराला जी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 55। धिक जीवन जो जात पाता हो गया विरोध
पंक्ति में किसके जीवन की सत्यता की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है, तो ये मिलती है हमें निराला जी के जीवन की सत्यता। तो धिक जीवन जो पाता ही गया विरोध, जो ये पंक्ति है ये किसकी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो निराला जी की ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य। धिक जीवन को जो पाता ही गया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उपयुक्त जो पंक्तियाँ हैं निराला की राम की शक्ति पूजा से ली गई है। इसमें मौजूद हताशा की, पराजय की, अकेले रह जाने की पीड़ा और निराशा का बोध दर्शाती है। निराला ने राम के ही नहीं बल्कि उसमें भावग्रस्त जीवन की भी गहरी गूंज को प्रदर्शित करती है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 56। मुक्तक छंद के प्रणेता कौन है, तो मुक्तक छंद के प्रणेता यानी कौन माने जाते हैं, निराला जी। सही आंसर हो जाएगा हमारा निराला। तो मुक्तक छंद के प्रणेता निराला जी रहे हैं। और निराला की कविता का जो समारंभ मुक्तिवर्त से होता है, जूही की कली निराला के मतानुसार 1916 में उनकी पहली रचना है। यह मुक्तक वर्त में है और मुक्तक वर्त में छंदोबद्ध रचना के तुक, मात्रा आदि के अवरोध तत्व निशेष हो जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या हमारी 57। निराला की जूही की कली उदाहरण है। निराला की जो जूही की कली है वो किसका उदाहरण है, यह एक मुक्तक छंद का उदाहरण है, अभी हमने पढ़ा है। तो प्रश्न संख्या 58। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा है, तो जो रबड़ छंद है और केचुआ छंद है वो किसकी कविताओं को कहा है, वो कहा है निराला जी की कविताओं को। रबड़ छंद व केचुआ छंद निराला की कविताओं का लक्ष्य कर कहा है। और मुक्तक छंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिहास करते हुए इसे रबड़ छंद, केचुआ छंद, कंगारू छंद आदि नाम भी दिए हैं। रबड़ छंद, केचुआ छंद तो हमने पढ़ाई था, साथ ही कंगारू छंद भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी आ गई। इससे संबंधित और अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। भाई 2 तथ्य और है, हमें एक भी तथ्य नहीं छोड़कर चलना है, क्योंकि क्या पता परीक्षा में कौन सा तथ्य पूछ लिया जाए। तो देख लेते हैं, क्योंकि सभी कवि जो है ये छायावाद से संबंधित सभी कवि अपने आप में इम्पोर्टेंट रहे हैं। छायावाद के 4 सतमों में ये जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और सुमित्रानंद पंत, ये चारों के चारों कवि काफ़ी सारे प्रसिद्ध कवि हुए हैं और काफ़ी इनकी रचनाएं भी प्रसिद्ध हुई हैं। तो देख लेते हैं, निराला और सुमित्रानंद पंत को मुक्तक छंद को हिंदी काव्य में संस्थापित करने का श्रेय है। जयशंकर प्रसाद ने कुछ कविताएं मुक्तक छंद में लिखी, जैसे कि पेशोला की प्रतिध्वनि, परंतु व्यापक रूप से मुक्तक छंद को स्वीकार न कर सके। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59। निराला की अंतिम कविता। निराला की अंतिम कविता कौन सी मानी जाती है, तो निराला की अंतिम कविता रही है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ये जो पंक्ति है, ये जो कविता का नाम है, इतना लंबा इनकी कविता का नाम, ये इनकी सबसे जो लंबा नाम होगा वही उनकी अंतिम कविता रहेगी। तो ये इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास रोज स्मृति, ये इनकी जो है लंबी कविताओं में शामिल है। बढ़ते हैं आगे। ये पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये इनकी अंतिम कविता, लंबी नहीं भाई सॉरी, अंतिम कविता, यानी कि लंबा नाम अंतिम कविता। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं, इससे संबंधित भी तथ्य दिया हुआ है। तो निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, आशा का दीपक जला है, हृदय कुंज में अंधकार पथ एक रश्मि से सुझा हुआ है, दृढ़ निर्णय ध्रुव से जैसे नक्षत्र पुंज में। ये जो कविता है ये इनकी 1961 में पत्रोत्कंठित में
की एक पंक्ति है। सिद्ध योगियों जैसे या साधारण मानव ताक रहा है भीषम शहरों के कठिन सेज पर। जो ये इस कविता की ये भी पंक्ति प्रसिद्ध रही है। एक पंक्ति और आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो कई बार परीक्षा में क्या पता कौन सी पंक्ति पूछ ली जाए। तो इस प्रकार से हर एक तथ्यों को एक एक को करते समझते हुए आपको चलना है। तो प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है। तो ये इसकी कविता का जो संबंध है ये निराला जी से है। तो देख लेते हैं। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति कविता का संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। उनकी यह कविता छंद मुक्त के अंतर्गत वरदे शीर्षक से के अंतर्गत प्रकाशित है। तो किस शीर्षक के अंतर्गत है ये? वरदे। और निराला ने काव्य उपन्यास कहानी समालोचना आदि निबंध भी लिखे हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यात्मक कविता कौन सी है? तो इनमें से निराला जी की व्यंग्यात्मक कविता पूछी हुई है। तो इनकी कुकुरमुत्ता जो कविता है वो एक व्यंग्यात्मक कविता है। तो देख लेते हैं। कुकुरमुत्ता निराला जी द्वारा रचित 1941 ईस्वी में व्यंग्यात्मक कविता है। इसका मूल स्वर प्रगतिवादी है। यह निराला के काव्य संकलन नए पत्ते में संकलित है। किस में संकलित है? नए पत्ते में। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कुकुरमुत्ता है ये निराला जी की नए पत्ते में संकलित है। उसके बाद प्रश्न संख्या 62 देख लेते हैं भाई। छायावाद को सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? इम्पोर्टेंट पंक्ति है, इम्पोर्टेंट कथन है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देख लेते हैं। छायावाद को सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले जो विद्वान हुए वे हुए हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख जो कृतियाँ हैं वो देख लेते हैं। रीति काव्य की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, अरस्तु का काव्य शास्त्र, काव्य में उत्ताद तत्व, निबंध बिंब, नई समीक्षाएँ आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इनकी रचनाएँ हैं नगेंद्र जी की। इनको भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है, अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद को क्या कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार क्या कहा गया है? और शांति प्रिय द्विवेदी ने क्या कहा है? इस प्रकार से ये छायावाद से संबंधित और भी अन्य विद्वानों के अनुसार कथन दिए हुए हैं। उनको भी हम जो है धीरे धीरे प्रश्न उत्तरों के माध्यम से कर लेंगे। लेकिन इन तथ्यों को हम देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी ने छायावाद के संबंध में क्या कहा है? छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये किसने कहा है? महादेवी वर्मा जी ने। छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने माना? महादेवी वर्मा जी ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है। ये किसने माना? आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्विलास रामविलास शर्मा जी ने। शांति प्रिय द्विवेदी ने जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि इतिवृत्तात्मक के आगे की चीज़ छायावाद है। यानी द्विवेदी युग में हमने इतिवृत्तात्मकता को देखा था। तो शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है कि इतिवृत्तात्मकता के आगे की चीज़ यानी मैटर ऑफ फैक्ट्स के आगे की जो चीज़ है वो ही छायावाद है। उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज़ रहस्यवाद है। ये माना है शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। इस प्रकार से तीनों विद्वानों के अनुसार हमने जो है छायावाद के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 63 छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है। अभी हमने देखा था डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा। उसके बाद छायावाद को सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा? फिर वही प्रश्न आ गया। आई होप आपको ये पंक्ति याद हो गई होगी। डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 65 आज का शायद अंतिम प्रश्न है भैया हमारा। तो इनमें से कौन सा उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो उत्तर छायावादी जो कवि नहीं है वे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उत्तर छायावादी कवि नहीं है। छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में ये शामिल है डॉक्टर नगेंद्र शर्मा, बच्चन सिंह और अंचल जी। ये
तीनों के तीनों कवि उत्तरवादी छाया के कवियों में शामिल है, यानी छायावाद के बाद के कवियों में जो शामिल है। प्रगतिवाद से पहले और छायावाद के बाद जो ये कवि है डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी, और उसके बाद अंचल और बच्चन सिंह, ये छायावाद उत्तरवादी कवि माने जाते हैं। लेकिन राम कुमार वर्मा जी जो है छायावादी उत्तर छायावादी कवि नहीं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उनके एक सेकंड भाई, इस प्रश्न से संबंधित और अन्य तथ्य हम जब देखें तो छायावाद के प्रथम वर्ग के कवियों में रामनरेश त्रिपाठी, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा आदि शामिल है। छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल मेहता और वियोगी हरि और लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद झा, गोपाल सिंह नेपाली और केदारनाथ मिश्र, प्रभात, आरसी प्रसाद जी, ये सभी जो है शामिल है। इसके बाद आज की क्लास में हमारी यही समाप्त होती है। छायावाद से संबंधित सभी प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है PYQ को करते हुए। इसी तरह हम जो है अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। अपनी ये क्लास हमारी हर रोज़ जो है 3:15 बजे जो हिंदी साहित्य से संबंधित हर रोज़ आपको मिलती रहेगी। इसी प्रकार आप लोग जो है परीक्षा तक अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को हमारे साथ जुट करके आगे बढ़ा कर चलते रह सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। आज ये मैराथन क्लास थी। इसी तरह हर रोज़ जो है हम मैराथन क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।